अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। नम्स 2023 में जो पेपर हुआ है उसमें केमिस्ट्री के पोर्शन को हम की और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करते हैं। इसका पहला एमसीक्यू ये है कि वेपर प्रेशर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ विच फैक्टर। वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, इंटरमालिकुलर फोर्सेस पे भी डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर है वो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे जो है वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। सेकंड ये है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज़ लेस एज कंपेयर टू अल्कोहल एंड फिनोल ड्यू टू, क्योंकि ये जो ईथर होता है इस अल्कोहल और फिनोल जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे होते हैं, इनमें इंटरमालिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, जबकि ये जो हमारे पास ईथर होता है इसमें इंटरमालिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो वीक होती हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा कि इंटरमालिकुलर फोर्सेस की वजह से ईथर जो है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। फंक्शनल ग्रुप इसलिए नहीं हो सकता कि फंक्शनल ग्रुप तो कोई भी हो सकता है और नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप भी नहीं हो सकता, आइसोमरिज्म भी नहीं है। अब थर्ड जो है व्हेन टू पीस क्यूब्स आर पास्ड ओवर ईच अदर दे यूनाइट टू फॉर्म वन क्यूब ड्यू टू। अगर बर्फ़ के दो टुकड़ों को हम छोड़ देते हैं आमतौर पर तो वो मिक्सअप होके एक हो जाते हैं। जैसे ये बर्फ़ का टुकड़ा है, ये दोनों अगर छोड़ दें तो ये दोनों दोबारा हार्ड हो जाते हैं, बर्फ़ बन जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो एच बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, क्योंकि पानी के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और आइस के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 4 हल कर रहे हैं कि विच स्टेटमेंट इज करेक्टली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, या सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को कौन सी स्टेटमेंट जो है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगी। अब पहली है कि ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन एंड ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। तो ये बात ठीक है कि हर सोडियम जो होता है, अगर ये हमारे पास सोडियम है तो इसके इर्द गिर्द 6 क्लोराइड आयन जो होते हैं वो इसको घेर के रखते हैं, जैसे ये है, और ये वाली जो अरेंजमेंट होती है वो ऑक्टाहेड्रल बन जाती है, तो ये वाली। जबकि सेकंड इसकी ये है कि क्रिस्टल इज़ एफसीसी स्ट्रक्चर। एफसीसी स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि इसकी ये ज्योमेट्री है, तो इसलिए ये जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट है। हर सोडियम को 3 क्लोराइड नहीं मिलती है तो इररेलीवेंट है, इससे मिलती नहीं है। फिर डी है कि इंटरमालिकुलर फोर्सेज जो होती हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है द ग्रेटेस्ट लेटेस्ट एनर्जी शोन। तो लेटेस्ट एनर्जी जो होती है, अगर हमारे पास सेम चार्ज हो, लेटेस्ट एनर्जी अगर हम लेते हैं तो ये चार्ज ओवर साइज पे डिपेंड करती है, चार्ज ओवर साइज। अगर इनका चार्ज जो है वो डिफरेंट होगा तो जिसका चार्ज ज़्यादा होगा तो लेटेस्ट एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। अगर ये साइज़ जो हैं वो हमारे पास मुख्तलिफ होंगे तो जिसका साइज़ छोटा होगा तो लेटेस्ट एनर्जी उस पर डिपेंड करेगी। अगर आप इस केस में देखते हैं तो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, तो क्लोराइड का जो साइज़ है वो थोड़ा जो है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास आ जाती है वो है ब्रोमाइड, और फिर हमने जो इसके बाद थर्ड ऑप्शन जो हम देख लेते हैं वो है सोडियम फ्लोराइड। तो फ्लोराइड जो है इसका साइज़ सबसे छोटा है, तो जिसका साइज़ छोटा होता है उसी की लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। अब नेक्स्ट है, ये तो बहुत इजी सा स्टेटमेंट है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज़ ड्यू टू। जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी इसलिए होती है बिकॉज दे कंटेन फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो ये बी ऑप्शन ठीक है। लेयर स्ट्रक्चर ऑफ मेटल ये भी नहीं है, लूजली हेल्ड मेटल एटम ये भी नहीं है, वाइब्रेशनल मोशन ऑफ मेटल ये भी नहीं है। दी हाई प्रेशर यानी हाई प्रेशर ऑफ 200 atm इन हेबर प्रोसेस इज यूज फॉर। तो हम ये जो प्रेशर हम इसका यूज़ करते हैं तो ये एक मॉडरेट प्रेशर को हम लेते हैं ताकि इसकी बेटर यील्ड ले सकें, तो ये ऑप्शन ठीक है। बेटर यील्ड के लिए लोअर यील्ड, लोअर रेट या कॉस्ट डिक्रीजेस, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो बेटर यील्ड जो है ये हमारा ऑप्शन ठीक होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेन्ड अर्लियर। ये बहुत इजी सा कंसेप्ट है कि टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन जो होते हैं ये हमारे पास उसका फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन उसके ऊपर ज़्यादातर डिपेंड करते हैं। मतलब टेम्परेचर अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तब टेम्परेचर का असर क्या होगा, ऐसे प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, तो ये सिर्फ कैटालिस्ट होता है जो इक्विलिब्रियम स्टेट को जल्दी लेके आता है, तो ये ऑप्शन जो हमारे पास आएगी वो कैटालिस्ट है। अभी इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है कि अगर हमारे पास दो रिएक्टिंग व्हेन टेम्परेचर ऑफ रिएक्टिंग गैसेस इज राइज्ड
बाई 10 केल्विन द रिएक्शन रेट इज इंक्रीजेज। तो आमतौर पर ये किनेटिक्स से सवाल लिया गया, अगर आप 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका कोलिजन भी डबल हो जाता है। जब कोलिजन डबल हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो भी डबल हो जाएगा। तो इसकी ऑप्शन हमारे पास आती है ए। फिर ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 आ जाता है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय कोलाइडिंग पार्टिकल फॉर इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड। ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, इसे हम लैटिस या बॉन्ड एनर्जी नहीं कहते। तो इस 10 क्वेश्चन का जो हमारा जवाब आता है वो हमारे पास जो होगा वो लैटिस एनर्जी है, यानी ए ऑप्शन इसका ठीक होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है। इसी केस के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 11 को अब हम देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो होते हैं विच डिपेंड अपॉन ऑन इनिशियल और फाइनल स्टेट। प्रेशर का भी इनिशियल होता है, वॉल्यूम का भी, टेम्परेचर का भी। सिर्फ वर्क जो होता है ये हमारे पास स्टेट फंक्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन रिप्रेजेंट विच एनर्जी चेंज। तो मैग्नीशियम आयन ये पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन जो है ये -2 है, और ये MgO सॉलिड बना रहे हैं, और ये लैटिस एनर्जी होती है अगर अपोजिट गैसेस आयन आपस में मिलें और इसके नतीजे में 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड का बनाएं तो इसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो ये लैटिस एनर्जी है, बाकी इसमें से ये कोई ऑप्शन नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 13 था, व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद ओजोन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ये NO होता है, और इसे आपने ओजोन के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं तो ये NO2 बनेगा प्लस ऑक्सीजन बनेगा। जब इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा दैट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NO, ये NO की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है एंड ओजोन पे करता है। अगर इनके एक्सपोनेंट्स को जमा किया जाए तो ये 2 बनते हैं, तो इसलिए इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 2 है। तो ये ऑप्शन ए ठीक है, यानी ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास आ जाता है। डूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ये तो बहुत सिंपल सा और बड़ा इजी सा क्वेश्चन दिया गया कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट कैथोड, यानी ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है और रिडक्शन हमेशा हमारे पास किस पे होती है, कैथोड पे होती है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द रीज़न ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज़। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि जब आप लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाते हैं तो फ्लोरीन का साइज़ सबसे ज़्यादा जो है वो छोटा हो जाता है, स्मॉल साइज़, और इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो मुकम्मल हो जाता है, यानी न्यूक्लियर चार्ज इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने के लिए ज़्यादा कोशिश करती है। तो कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल ये ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि इसका कंप्लीट तो है नहीं। एबिलिटी टू फॉर्म नेगेटिव आयन, ये तो बहुत सारे बनाते हैं। ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये भी कोई बात नहीं है। तो ये ड्यू टू, हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास आ जाती है ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज इन द रिस्पेक्टिव पीरियड। इसका सबसे छोटा साइज़ होता है और इसका न्यूक्लियर चार्ज भी बहुत ज़्यादा होता है। यही वजह है कि फ्लोरीन जो होगी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा आ जाती है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में ये है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी एक्सप्लेन। ये जो वेस्पर थ्योरी होती है ये क्या एक्सप्लेन करते हैं। ये बॉन्ड एनर्जी के बारे में कोई आइडिया हमें नहीं दे रही, ना ही ये बॉन्ड लेंथ के बारे में कोई हमें आइडिया देती है। शेप के बारे में बताती है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये डी ऑप्शन ठीक है कि वैलेंस बॉन्ड, वेस्पर थ्योरी जो होती है ओनली टेल अस अबाउट द शेप ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज ए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इनमें से किसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो हमने बतानी है। जैसे ये bf3 है, इसकी sp2 होती है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये भी प्लेनर है, C2H4 ये इथीन है, इसकी भी हमारे पास sp2 है। BeCl3 की भी sp2 है। सिर्फ मीथेन जो होती है इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी ठीक था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द फैक्टर विच इज़ नॉट इफेक्टेड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के ऊपर कौन सा फैक्टर्स है जो इफेक्ट नहीं करेगा। नंबर 1 प्रेशर ऑफ प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, कि इसमें मल्टीपल बॉन्ड होंगे ये ज़रूर इफेक्ट करता है। नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी इफेक्ट करती है। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू बाउंडेड एटम, ये भी लाजमी तौर पर इफ़ेक्ट करती है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उनकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ टू बाउंडेड फैक्टर, तो डी ऑप्शन जो है ये इस पर डिपेंड नहीं करती। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो हमारे पास डी होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मैलिएबल एंड डक्टाइल। जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। अब सोडियम क्लोराइड तो ये हमारे पास एक आयनिक सॉलिड होता है, ये कभी भी मैलिएबल और डक्टाइल नहीं होते, बल्कि ये आमतौर पर ब्रिटलनेस शो करते हैं, टूट जाते हैं। कॉपर सल्फेट भी ऐसा होगा। मरकरी जो होगा वो एक लिक्विड है तो मेटल लेकिन लिक्विड है, ये मैलिएबल और डक्टाइल नहीं है। सिर्फ इसमें जो ऑप्शन ठीक है वो है डी के एलुमिनियम जो है वो मैलिएबल भी है और डक्टाइल भी है। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है इस दफ़ा दिया गया है, ये थोड़ा गलत है, लेकिन मे बी जो है वो इसका एक्स्ट्रा नंबर दिया जाए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम, यानी जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं इनको अपोजिट आयन घेर के रखते हैं। जैसे सोडियम है, इसको 6 क्लोराइड आयन जो होते हैं वो सराउंड करते हैं। तो इस तरीके से सोडियम जो है इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होगा। ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हमारे पास 6 होता है। यहाँ पे 6 की कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम नियर अबाउट इसे 8 ले लेते हैं कि इसका 8 जो है वो नियर अबाउट इसका आ जाता है, लेकिन ये सही तो नहीं है क्योंकि असल ऑप्शन है नहीं। शायद यूनिवर्सिटी जो है इस दफ़ा इसका एक्स्ट्रा नंबर दे। फिर नेक्स्ट आता है क्रैकिंग मेथड यूज टू obtain बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, कि अगर हमने गैसोलीन की बेटर क्वालिटी लेनी है तो फिर हमें क्या करना है, कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करना है। थर्मल क्रैकिंग जो है इसमें आप किसी भी चीज़ को हीट करते हैं वो हमेशा फ्यूम्स की शक्ल में मिल रहा होता है। स्टीम में भी यही होता है, रेडिएशंस में भी यही होता है। और सबसे बेहतरीन मेथड जो होता है वो क्रैकिंग का कैटालिटिक है, यानी अगर आप कैटालिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं तो अच्छे तरीके से उसकी क्रैकिंग हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 22 कि होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सब डिवाइडेड इनटू टू नेमली। तो ये तो बहुत आसान सा एमसीक्यूज था कि किस तरीके से आप होमोसाइक्लिक को डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास दो होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, दो हिस्सों में हम इसे तकसीम करते हैं। फिर नेक्स्ट है 23 कि एसिटोफनी फिनोन कैन बी फॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो इसे हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं, ये अल्काइलेशन नहीं है कि एसिटोफिनोन में एसिड जो है एसिटाइल ग्रुप इसमें आके लगता है और इस तरीके से आप इसे एसिटाइलेशन कहेंगे। नेक्स्ट है, ये बहुत इजी सा और आसान सा क्वेश्चन हमें दिया गया कि जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है। तो जिसका वही वाला साइक्लो अल्केन का फार्मूला होता है जो हमारे पास अल्कीन का होता है, यानी CnH2n। जितने इसमें कार्बन, यानी साइक्लो अल्केन का जो सिंपलेस्ट अल्केन है वो हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन को इस फार्मूले में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कार्बन जो होते हैं वो 3 होंगे, तो हाइड्रोजन कितने होंगे 6, वो इस फार्मूले में आ जाता है। तो ये हमारे पास साइक्लो अल्केन का जनरल फार्मूला है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफ्रेंशिएट अल्कोहल फ्राम फिनोल, कि कौन सा ये रिएक्शन जो है वो अल्कोहल और फिनोल को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा होता है, जिससे आप उन दोनों को आइडेंटिफाई करते हैं। लुकास टेस्ट जो होता है ये तो सिर्फ अल्कोहल, मुख्तलिफ अल्कोहल को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लुकास टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। हेलोजिनेशन जो है वो दोनों ही शो करते हैं, फिनोल के अंदर भी आती है, अल्कोहल जो होती है उसको सेपरेट कर दिया जाए फिर आ जाएगी। नाइट्रेशन जो है ये भी नहीं है, सिर्फ आइडोफॉर्म टेस्ट। ये जो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है ये सिर्फ हमें जो है इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करती है, बिकॉज अल्कोहल डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। और ये बहुत आसान सा एमसीक्यूज दिया गया, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल व्हेन CO बांड। जब अल्कोहल जो होती है ये हमारे पास कोई अल्कोहल है, जब इसका ये वाला बांड टूट जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन का बांड टूट जाता है, तो इसके ऊपर आके एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो सबसे ज़्यादा ये टर्शरी अल्कोहल जो होती है वो ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करती है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है। तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन था जो दिया गया था। अब इसके बाद हमारे पास ना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि वो ये है कि CnH2nO इज़ द जनरल फार्मूला। ये इससे भी आसान क्वेश्चन है, ये सिर्फ और सिर्फ केटोन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2nO होता है। अब कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड केटोन फॉर्म, अगर आपके पास कोई भी अल्डिहाइड है, जैसे ये है एसिटल्डिहाइड है, आप इसकी कैटालाइटिक रिडक्शन करना चाहते हैं तो एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ आके अटैच होता है और एक हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ आके अटैच होता है। तो इसके नतीजे में ये हमारे पास ना अल्कोहल बनती है। तो ये ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन, ठीक है, यानी इट कैन बी फॉर्म अल्कोहल। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म एस्टर। तो एस्टर का जो रिएक्शन होता है वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के दरमियान में होगा, तो ये डी ऑप्शन ठीक है।
अब नेक्स्ट जो आ जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल प्रोड्यूस। नाइट्राइल क्या होते हैं, ये वाले साइनाइड ग्रुप होता है। जब आप इसके साथ वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो इसके नतीजे में यहाँ से 3 H जो होते हैं वो NH3 बन जाएंगे। कार्बन के साथ ये 2 ऑक्सीजन होते हैं और 1 H बनता है, तो यहाँ से एक जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ सल्फ़र इन 24.5 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गिवन मास जो है वो सल्फ़र, व्हाट इज़ द मास ऑफ सल्फ़र, तो सल्फ्यूरिक एसिड में से आपने कैलकुलेट करना है 24.5 है, और सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलर मास होता है वो हमारे पास 98 है। और हमने जो है इसका मास मालूम करना है सल्फ़र का। यहाँ पे जो भी ये मोल्स आएंगे हमारे पास, जितने भी मोल्स आते हैं, जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो उसे हमने 32 से ज़रब दे देंगे। जब हम इसे ज़रब दे देते हैं तो इसका जवाब जो है वो हमारे पास 8 आ जाता है। तो इसका जवाब आएगा 8 ग्राम। तो सल्फ़र इसके नतीजे में हमारे पास 8 ग्राम जो है वो पैदा होगा।